गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स पेपर का चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ई लेक्चर की सीरीज में आज का मेरा लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने अभी तक देख लिया है कि किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कंप्यूट की जाती है। हमने देखा कि जो हाउस प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह की हो सकती है, लेट आउट भी हो सकती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकती है। और दोनों केस में हम किस तरीके से उसकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, किस तरीके से उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी में हमने काफ़ी सिचुएशंस भी देखी थी कि अगर किसी ऑनर के पास, किसी भी एसएससी के पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज होती हैं और वो सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड बताता है, तो उस केस में क्या होगा। हमने उसमें देखा, उसमें मैंने बताया था कि उन सब हाउस प्रॉपर्टी में से उस एसएससी को एक कोई सी भी एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा और बाकी को डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा, और उनको लेट आउट मानते हुए उसका टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाएगी। ये एसएससी की खुद की इच्छा पे है कि वो कौन सी असेट्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन से असेट्स को डीम्ड टू बी लेट आउट माने। और साथ ही हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और नेट एनुअल वैल्यू में से कौन कौन से डिडक्शन हमें मिलते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टू स्टेप होती है। पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाता है और दूसरी होती है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकाला जाता है। सब एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमने देखा था कि हमें दे रखा होगा, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, तो उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो वैल्यू ले ली जाएगी। फिर उस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। वो वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वैल्यू के कंपेरिजन में करेंगे तो दो दोनों में कम होगी, वो वैल्यू ले ली जाएगी और वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट हम पूरे 12 महीने कैलकुलेट करते हैं। केवल उस केस में हम देखेंगे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी हमारी कंस्ट्रक्शन अगर उसका मिड ऑफ द ईयर या ईयर के बीच में कभी भी कंप्लीट हुआ है, तो वो हम पीरियड हटा देंगे जिस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस टाइम अपनी हाउस प्रॉपर्टी किराए पर देने की हालत में ही नहीं थी। बाकी के पीरियड का हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो ही हम देख लेंगे। हमें रेंट दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसका हम रेंट रिसीवेबल कितना हो रहा है हमारा वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और उसमें से रेंट रिसीवेबल में से लेस किया जाएगा अनरियलाइज रेंट। वो लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो दोनों में ज़्यादा होगा वो अमाउंट ले लिया जाएगा, और उसमें से अमाउंट लेस किया जाएगा रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। तो वैकेंसी पीरियड का रेंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, सकल वार्षिक मूल्य। उसमें से डिडक्शन मिलता है केवल एक, वो डिडक्शन होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आपको ध्यान रखना है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होना चाहिए और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। अगर टेनेंट ने पे किए तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो लेस करने के बाद आता है हमारी नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू में से बताए थे दो तरह के डिडक्शन मिलते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एनुअल वैल्यू का 30% होता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन सब के एवज में हमें मिलता है, और कोई भी एक्सपेंसेस का हमें रिडक्शन नहीं मिलता। दूसरा होता है हमारे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हमने अगर बोरोड कोई लोन बोरो किया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके केस में हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसका इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है। इसमें भी हमने देखा था कि लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो उसके लिए कोई हमारे लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है तो उसके लिए हमने देखा था कुछ मॉनेटरी लिमिट्स हैं, उनको डिटेल में देख लिया था। एक केस ये है कि अगर कैपिटलाइज इंटरेस्ट है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले के पीरियड का, जिस साल हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उस साल से जितने भी पहले सालों में हमने इंटरेस्ट पे किया है कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उन सब ईयर्स का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज इंटरेस्ट माना जाएगा, और वो इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके उनको जोड़ के पूरे इंटरेस्ट को उसको 5 किस्तों में उसको उसका डिडक्शन अलाउ होगा। और वो किस्त कब से स्टार्ट होगी, जिस फाइनेंशियल ईयर में हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरेस्ट हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगी, तो वो पैसे हर साल उसके अकॉर्डिंग अलाउ हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमने देखा था कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है तो 2 लाख की लिमिट है, और अगर आप रिपेयर के लिए लोन लिया है तो 30,000 की लिमिट है। उससे पहले केवल 30,000 तक का ही आपको डिडक्शन अलाउ होगा। तो अब इन सबको हम एक बार इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है।
तो हमें दे रखा है निर्मला इज ऑनर ऑफ 2 हाउसेस एट जयपुर। जयपुर में निर्मला नाम की एसएससी हैं, उनके जयपुर में 2 घर हैं। डिटेल रिगार्डिंग बोथ हाउसेस आर एज अंडर, डिटेल दे रखी है दोनों हाउसेस की। डिटेल में चलते हैं तो सबसे पहले दे रखा है हमें फेयर रेंट। फेयर रेंट 1,50,000 एक घर का, और सेकंड हाउस का दे रखा है 1,92,000। इसमें आगे देखते हैं, फिर है म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, फिर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, रेंट पर मंथ दे रखा है, मतलब ये दोनों लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई केस नहीं है इसमें। और फिर दे रखा है म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाई, ये भी बता रखा है हमें। अमाउंट ऑफ लोन टू कंस्ट्रक्शन हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है, उसका लोन का अमाउंट दे रखा है। लोन ऑब्टेन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है डेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और अनरियलाइज रेंट दे रखा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैंने बताया कि फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों ले ली जाएंगी, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो दोनों में जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो वैल्यू हम आगे ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। तो स्टैंडर्ड रेंट से जब कंपेयर करेंगे तो जो दोनों में लेस होगा, क्योंकि कभी भी एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो दोनों में कम होगी वो वैल्यू ले ली जाएगी, वही हमारी एक्सपेक्टेड रेंट होगी। तो फर्स्ट हाउस के केस में देखते हैं, सबसे पहले फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। तो फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू को कंपेयर किया गया तो कितना हो गया, दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 1,50,000। अब उसको कंपेयर किया जाएगा किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा, 1,20,000। तो 1,20,000 और 1,50,000 को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों में कम होगा, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1,20,000। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं, तो हमें दे रखा है रेंट पर मंथ, रेंट दे रखा है हमें 8,000 पर मंथ, और प्रॉपर्टी वेकेंट बता रखी है फॉर 1/5 ईयर, 1/5 ईयर के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही है। वैकेंसी पीरियड का रेंट कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकाल के उन दोनों को कंपेयर करके जो दोनों में ज़्यादा होगा वो अमाउंट लेके उसमें से हमें रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट नील बताया है, तो रेंट रिसीवेबल हमारा हो जाएगा 8,000 इंटू 12, जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर किया जाएगा 1,20,000 से। 1,20,000 से कितना हो गया हमारा, यहाँ पे अमाउंट आएगा 96,000। तो 96,000 1,20,000 को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी हमारी, 1,20,000। तो 1,20,000 को ही आगे ले लिया जाएगा। अब इस पीरियड में से एडजस्टमेंट किया जाएगा वैकेंसी पीरियड के रेंट का। अब वैकेंसी पीरियड के लिए बोला है कि 1/5 ईयर के लिए वैकेंट रहा है, तो 1,20,000 का हम निकाल, जो वैकेंसी पीरियड रहा है हमारा 1/5, तो 1/5 तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। जो मैंने भी बताया है वही सब इसमें किया गया है, क्योंकि दोनों पेज एक साथ शो नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस के केस में देखते हैं, तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन हमारा दे रखा था 1,40,000, फेयर रेंट दे रखा था 1,50,000। दोनों में ज़्यादा होगा तो हमने ले लिया था 1,50,000, उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000। जो दोनों में कम है तो 1,20,000 हमारा क्या आ गया था, एक्सपेक्टेड रेंट। और रेंट रिसीवेबल हमारा 96,000 आया था, क्योंकि 8,000 इंटू 12 12 महीने का लेंगे। जो दोनों में ज़्यादा है वो वैल्यू ले ली गई 1,20,000। इसमें से हमें वैकेंसी पीरियड के रेंट का डिडक्शन मिलेगा। वैकेंसी पीरियड का रेंट दे रखा है 1/5 ईयर के लिए वैकेंट रहा है हाउस। 96,000 का 1/5 हो जाएगा 19,200। ये लेस करने के बाद ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है हमारी 1,08,000, 1,18,800 सॉरी। उसमें से लेस किया जाएगा म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। इसमें बताया गया ओनर के द्वारा पे किए गए म्यूनसिपल टैक्सेस हैं 10% ऑफ एमवी म्यूनसिपल वैल्यूएशन। तो 10% लिया 14,000 आ गया। इसके बाद जो लेस करने के बाद आएगा नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से डिडक्शन लेंगे स्टेचुरी डिडक्शन कितना है 30% ऑफ एनएवी। अब इंटरेस्ट की बात आती है, तो इंटरेस्ट के लिए देखा हमने कि सबसे पहले तो हमने डेज कैलकुलेट किए हैं कि कितने दिन का क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज इंटरेस्ट माना जाएगा। तो इसमें हमने देखा था हमारे डेज आ रहे थे 146 डेज का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज इंटरेस्ट होगा, और उसका कैलकुलेट करने के बाद में 5 किस्तों में उसका रिडक्शन अलाउ हो जाएगा। तो 1,00,000 हमारा लोन का अमाउंट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो वन इसका निकालेंगे 365
टोटल डेज हैं, तो हमें निकालना है केवल 146 दिन का। तो 146 डेज का निकालेंगे और जो इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5 ले लिया जाएगा, क्योंकि 150 इस साल से, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसी ईयर से उसका 1/5 आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, और आगे वाले 5 साल 4 सालों में और उसको 1/5 1/5 1/5 करके डिडक्शन पूरा अलाउ हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 800। और रेवेन्यू इंटरेस्ट कितना होगा? रेवेन्यू इंटरेस्ट के लिए बोला है हमने जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर से ही जो भी इंटरेस्ट होगा वो सारा हमारा रेवेन्यू इंटरेस्ट कहलाता है। तो रेवेन्यू इंटरेस्ट हो गया हमारा 10,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 10,800, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। यही साथ ही हम दूसरे जो घर का है उसका भी देख लेते हैं। सेकेंड हाउस के लिए बताया था कि जो भी लोन लिया गया है वो लिया गया है 1 अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में लोन लिया गया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जून 2018। तो मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, फिर 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, मतलब 2 ईयर का जो 2 साल का जो है इंटरेस्ट है वो हमारा कैपिटल इंटरेस्ट होगा, और 1 अप्रैल 2018 से हमारा हो जाएगा रेवेन्यू इंटरेस्ट, क्योंकि 1 जून 2018 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, चाहे कभी भी कंप्लीट हो, तो उस ईयर का इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट हो जाता है। तो 10 लाख यहाँ पे लिया गया है, इंटरेस्ट रेट वही 10% है, तो 2 साल का हम इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कैपिटल इंटरेस्ट जो होगा उसको फिर उसका 1/5 लेके डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। ये हो गया 40,000, और इस ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट होगा, तो हमारा 1 लाख रेवेन्यू इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट आता है हमारा 1,40,000। यहाँ पे इतने का डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, क्योंकि लेट आउट के केस में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं होती है। तो ये यहाँ पे देख लिया था हमने, इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है 10,800, और रिडक्शन अलाउ करने के बाद में हमारी जो टैक्सेबल नेट इनकम जो आती है फर्स्ट हाउस की वो आ गई 49,960। अब सेकेंड हाउस के केस में चलते हैं। सेकेंड हाउस का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हुआ है 1 जून को 2018 को। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, तो 1 जून 18 से लेके 31 मार्च 2018 तक होते हैं हमारे 10 मंथ्स। तो जो भी वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो 10 मंथ्स का ही लिया जाएगा। तो म्यूनसिपल वैल्यू ले लीजिए 10 मंथ्स की, 10 मंथ्स का फेयर रेंट, 10 मंथ्स का ही स्टैंडर्ड रेंट, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया कितना 1,30,000, ये 10 मंथ्स का ही है। इसके बाद रेंट रिसीवेबल निकालेंगे, वो भी 10 मंथ्स का निकालेंगे, और साथ ही रेंट रिसीवेबल डिडक्शन दे दिया जाएगा अनरियलाइज रेंट का। अनरियलाइज रेंट के लिए बोला गया 2 मंथ्स का अनरियलाइज रेंट है, तो 2 मंथ्स का अनरियलाइज रेंट ले लिया जाएगा, इसका डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। और नेट वैल्यू जो ले ली जाएगी, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जो भी होगा वो हमारी हो जाएगी ग्रोस एनुअल, सॉरी वो जो वो वैल्यू ली जाएगी उस वैल्यू में से आपको डिडक्शन अलाउ होगा रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड भी 2 मंथ का बताया गया है, तो 2 मंथ का यहाँ पे वैकेंसी पीरियड ले लेंगे, इसका डिडक्शन अलाउ कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हो गई हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू। और इस सेकेंड हाउस के केस में म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट है, तो टेनेंट के केस में डिडक्शन नहीं मिलता है। यही हमारी नेट एनुअल वैल्यू हो गई, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, और 1,40,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, वो कंप्यूटेशन हमने देख लिया है। ये हमारी नेट जो इनकम आएगी वो आ रही, इस केस में आ रही है हमारी नेट जो इनकम है वो नेगेटिव में आ रही है 65,800। फिर दोनों की जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल जो नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है वो भी नेगेटिव में आ रही है, वो है 15,840। नेगेटिव में आने का मतलब है ये लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम नहीं है, लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को भी एडजस्ट किया जाता है, किस तरीके से कहाँ से एडजस्ट होगा वो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसी से रिलेटेड मैं कुछ असाइनमेंट भी डालूंगी, आप वो भी सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोई दिक्कत है तो आप आगे पूछ सकते हो। थैंक यू।